हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ आज के टाइम पे कितने सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होंगे? लगभग 17,000। जी हां, लगभग 17,000 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से कुछ टेलीकम्युनिकेशन के हैं, कुछ मीटरलॉजिकल के हैं, कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। और ये सभी सैटेलाइट्स के अंदर अगर हम टोटल वर्किंग सैटेलाइट्स को देखें तो वो 7 या 8,000 से ज्यादा नहीं है। यानी टोटल 17,000 के आसपास सैटेलाइट में से सिर्फ 7-8,000 ही वर्किंग कंडीशन में है। बाकी सब एक डेब्रिस की फॉर्म में या तो रिटायर हो चुके हैं और वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, जो कि अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर ने बताया है कि जो ये स्पेस डेब्रिस या फिर स्पेस में जो अननेसेसरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बार बार वो टकराने लग जाएंगे और टकराने की वजह से फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ते चले जाएंगे और उनके नंबर्स बढ़ने के इफेक्ट को ही उन्होंने बोला कास्केडिंग इफेक्ट। इस कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से फ्यूचर में हो सकता है कि जो सनलाइट है प्रॉपरली अर्थ तक ना पहुंच पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट ज्यादा ट्रैप हो जाए जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। यानी इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसका हो सकता है कि ये हमारा टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को कम करे या फिर ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा दे। यही डेब्रिस अगर वो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन खुद, ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टोक्यो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है एक वुडन से रिलेटेड एक सैटेलाइट, जो कि बना हुआ है वुड से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सैटेलाइट की जो बनाया गया है, जिसका मेनली फ्रेम जो है वो बनाया गया है वुड से, ताकि हम होने वाली, फ्यूचर में होने वाली स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम और जो हेल्थ इश्यूज हैं उससे बच सके। आइए इस चीज को आज डिटेल में समझते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिग्नोसैट, द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इन स्पेस। यानी जो जापान यूनिवर्सिटी है, टोक्यो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा सैटेलाइट जो कि हम वुड से बना रहे हैं और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है 5 नवंबर को। द सिग्निफिकेंस ऑफ लिग्नोसैट, द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस, जो कि स्पेस में लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली ऑन 5 नवंबर 2024। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स की कंपनी ने, स्पेस एक्स के क्रू मॉड्यूल ने, या फिर बात कर सकते हैं जो क्रू कार्गो शिप होता है। कार्गो शिप का मतलब है जो हमारे स्पेस कैप्सूल्स होते हैं जिसमें हम कुछ मटेरियल ले जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो 5 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद ये वहां 1 महीने तक रहेगा और उसके बाद 1 महीने बाद इसको ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा 6 महीने के लिए, और टेस्ट किया जाएगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट का, माइक्रोग्रेविटी का इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, इस वुडन सैटेलाइट के ऊपर, जिसके बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, जो जनरली जो आउटर बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई जाती है हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी के साथ, वही चीज को रिप्लेस करके वुडन से बनाया जाएगा। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर वुड्स इसके लिए और टिम्बर इसके लिए डिसाइड किया गया है, जिसके थ्रू हम ये वुडन सैटेलाइट्स डेवलप करने वाले हैं। A tiny Japanese spacecraft, जिसका नाम इन्होंने दिया है लिग्नोसैट, aims to test the durability of wood in extreme temperature. Scientists seek to reproduce or reduce the use of aluminium and metal in the spacecraft. यानी जो हम ज्यादातर जो मेटल्स और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं उसके यूज को धीरे धीरे करके हम कम करना चाहते हैं, ताकि जो स्पेस डेब्रिस है और जो दूसरे रिलेटेड जो फिनोमिनास है, नेगेटिव फिनोमिनास है, उसको हम कम कर सके। बात करते हैं न्यूज में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला ये वुडन पैनल सैटेलाइट हो जाता है लिग्नोसैट, जो कि टिम्बर की तरह यूज किया जाता था, लेकिन आज इसको हम यूज करेंगे फ्यूचर मिशन के लिए, स्पेस मिशंस के लिए, और इसकी टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी को टेस्ट किया जाएगा। प्लस में इसकी जो इंसुलेटर इसको माना जाता है, कितने लेवल तक ये इंसुलेटर है, हीट का इंसुलेटर है, टेम्परेचर का इंसुलेटर है और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, उसको भी चेक किया जाएगा। हालांकि अगर हम वुड की अगर हम बात करते हैं,
मेटल से कंपेयर किया जाता है अर्थ पे, तो अर्थ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। मेटल जो है बहुत हार्ड दिखाई देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दिखाई देता है, वहीं पे जो वुड है वो कंपैरेटिवली लाइट दिखाई देता है, लेस स्ट्रांग दिखाई देता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अगर वुड को हम एनवायरनमेंट के बाहर अगर ले जाएं, यानी अगर हम स्पेस में अगर इसको लेके जाएं, तो वहां पे वाटर और एयर की कमी होने की वजह से वहां पे वुड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो हम उसको मेटल की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी जो कि जापान की यूनिवर्सिटी है, एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको डेवलप किया है। द स्मॉल जापानीज स्पेसक्राफ्ट अराइव्ड एट द आईएसएस पे इसको भेजा गया, और भेजा गया था स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल, जो कि एक कार्गो कैप्सूल है जो कि सामान ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कैप्सूल का यहां पे मतलब है स्पेस शटल, यानी स्पेस शटल जिसमें जनरली एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, और जब वहां पे मटेरियल सप्लाईज कम हो जाती है तो उनको सप्लाई को भी पूरा किया जाता है। तो अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, जो कि 400 किलोमीटर हाइट पे हमारे चारों तरफ घूम रहा है, वहां तक सप्लाईज पहुंचाने के लिए जो स्पेस कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं या फिर स्पेस शटल्स यूज किए जाते हैं, उसी में इसको यानी डिप्लॉयड किया गया था और इससे आईएसएस तक पहुंचाया गया। और आईएसएस के बाद ये अब एक ऑर्बिट में 1 महीने बाद इसको डाला जाएगा, 6 महीने तक इसके ओवर टेस्टिंग होगी और फिर फर्दर डेवलपमेंट होगी वुडन ब्लॉक्स वाले हमारे सैटेलाइट्स की। लिग्नोसैट एक छोटा सा सैटेलाइट है जो सिर्फ 4 इंच बड़ा है, यानी डेफिनेटली बहुत बड़ा इसको नहीं बनाया गया, एक छोटे पर्पस के लिए इसके बनाया गया है। इसके जो मेन मॉड्यूल्स हैं वो वुड से बने हुए हैं। इंटरनली इसमें सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं, लेकिन बाहर से इसको वुड से बनाया गया है चारों तरफ से, और 900 ग्राम इसका टोटल वेट आता है। और मेड फ्रॉम मैग्नोलिया वुड, जो मैग्नोलिया वुड है उसको यूज किया गया है। आप जानते होंगे कि जापान के अंदर में ये जो वुड है बहुत ज्यादा यूज की जाती है, अलग अलग जगह पे इसको यूज किया जाता है। इनके जो घर होते हैं वो भी मैग्नोलिया से बने होते हैं, और जो बड़े बड़े पैनल्स ये यूज करते हैं वो भी मैग्नोलिया से बने होते हैं। तो काफी चीजें ये पहले से ही मैग्नोलिया को यूज कर रहे हैं। मैग्नोलिया जो है बहुत ही हार्ड वुड होती है, जिस वजह से इसको यूज किया गया। ट्रेडिशनली इसको बहुत पहले से भी यूज किया जा रहा है क्राफ्ट टेक्निक्स के अंदर में। ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब ही है वुड। एम्स टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुड इन द स्पेस हार्श कंडीशन विद टेम्परेचर स्विंग बिटवीन -100 से 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम ऊपर यानी 400 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे या 400 से थोड़ा ऊपर की हाइट पे जाएंगे, तो वहां पे हमारा जो एक सैटेलाइट है अर्थ का चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, यानी एक रेवोल्यूशन सिर्फ 96 मिनट्स में कर लेता है, यानी 1.5 घंटे में एक रेवोल्यूशन कर लेता है। तो हमारे पूरे दिन में यानी 24 घंटे में लगभग 15 बार ये पूरे रेवोल्यूशंस लगा लेता है। 15 रेवोल्यूशंस ये लगा लेता है। इसका मतलब है 15 बार इसको दिन देखना पड़ेगा और 15 बार इसको रात देखनी पड़ेगी। जब दिन होगा तब ये सन के बहुत ज्यादा पास भी होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और जब नाइट होगा सन से बहुत ज्यादा दूर होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो डेली का जो हम हर 45 मिनट में जो फ्लक्चुएशंस देखते हैं वो -100 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, उनकी जो टेम्परेचर रेंज है उसको विथस्टैंड कर सके। टकोए जो डॉय हैं जिन्होंने इसको बनाया है, टेक्वा डॉय एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने इसको बनाया है, और जो सजेशन दिया है कि हम टिम्बर को यूज कर सकते हैं, और हम पहले भी इसको यूज करते आ रहे हैं। लिग्नोसैट ऑल्सो जो स्टडी वुड्स पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम दी स्पेस रेडिएशन, यानी ये ऐसा देखा गया है कि जब हम मेटल के स्पेसक्राफ्ट डेवलप करते हैं, स्पेशली जो बाहर की आउटर कवरिंग है, तो वो जो बाहर से इंटरफेरेंस को अलाउ कर देती है, और इंटरनली भी जी उसके अंदर में इंटरेक्शन होने की वजह से जो हमारे शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं, और जो हमारा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब बाहर से रेडिएशन सैटेलाइट के थ्रू एंटर करेगी, मान लीजिए हमारा कोई सैटेलाइट है और अंदर हमने कोई सेमीकंडक्टर लगाया, तो सनरेज या फिर कोई रेडिएशन जब अंदर जाती है तो अंदर इंटरेक्ट कर लेती है इसके साथ और सेमीकंडक्टर को डिसफंक्शनल भी कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा ये वुड से बना होगा, अगर ये वुड से बना होगा तो डेफिनेटली बाहर से इंटरफेरेंस ज्यादा होने के चांसेस नहीं है, और हमारे जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो सेफ रह सकते हैं, और जो लॉसेस हैं वो भी हमारे कम से कम होंगे।
बात करते हैं फर्दर क्योटो यूनिवर्सिटी की। तो क्योटो यूनिवर्सिटी बिलीव दैट वुड कुड इवेंचुअली रिप्लेस सम मेटल्स इन स्पेस व्हाइल वुड यूज इन एरोस्पेस एंटायरली अर्ली 1900 सेंचुरीज। यानी आज पहली बार हम ऐसा वुड को यूज नहीं कर रहे हैं जब सबसे पहले जो एरोप्लेन्स और जो फ्लाइंग जो जेट्स और जो ऐसे जो व्हीकल्स बनाए गए थे स्पेशली जो एयरबॉर्न होते हैं वो पहले वुड से ही बने होते थे। तो ये पहली बार नहीं है कि वुड को हम पहली बार यूज कर रहे हैं, हम पहले भी इसको चेक कर चुके हैं, पहले भी इसको डेवलप कर चुके हैं। एनवायरमेंटल जो इश्यूज जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से अब जरूरत है इन चीजों को वापस लाया जाए, फर्दर इनके ऊपर रिसर्च की जाए ताकि जो एनवायरमेंट था आज से 100-150 साल पहले वैसा ही हम वापस में ला पाए। प्रोफेसर कोजी मोराटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो वुड मोर ड्यूरेबल है स्पेस में, जैसा कि मैंने मेरे बताया आपको, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है जो इसको वीक कर देता है। तो ऑक्सीजन और वाटर ना होने की वजह से वीक नहीं हो पाएगा और ये एक मेटल की तरह ही हार्डनेस हमें प्रोवाइड करेगा। और जब अगर ये कंबस्ट भी होता है तो ये इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से ये जो कंबशन होगा उसके ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू द मेटल, जहां पे जब मेटल कंबस्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट करते हैं, सीवियर इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। वहीं पे अगर हम वुड को बर्न करेंगे और कंबशन करेंगे तो कंपैरेटिवली कम लॉस होगा। लिग्नोसेट डेवलप जो किया टेक्वा डोई ने और इनकी जो टीम है जो बताते हैं कि ये जो बहुत वायबल है और ट्रेडिशनली हम जो एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं उसको वैसे ही यूज किया गया है, लेकिन वो अंदर होगा। बाहर का जो केसिंग है और जो मेन जो बाहर की स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमने वुड से बनाया है। इंटरनली डेफिनेटली ये सब इलेक्ट्रॉनिक ही होगा तो इसमें मेटल यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर का जो वेट है वो हम कम कर सकते हैं, लॉसेस जो है कम कर सकते हैं और ओवरऑल जो पॉल्यूशन है उसको भी कम किया जा सकता है। टेस्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुड इन स्पेस, यानी इसको पहले गोल इज टू मॉनिटर हाउ वुड होल्ड इन एक्सट्रीम कंडीशन, किस तरीके से रह सकता है। तो सारे टेम्परेचर और सारे जो फिनोमिना है माइक्रोग्रेविटी उन सबको टेस्ट किया जाएगा, सच एज टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, फ्लक्चुएशंस कितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, कितना कम प्रेशर पड़ता है, कितना टेम्परेचर रेंज रहता है, रेडिएशंस इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा या कम, ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाएगा 6 मंथ के टाइम पीरियड में जो अर्थ के चारों तरफ ये घूमेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद लगभग 1 महीने बाद इसको निकाला जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन है टॉय की टीम जो है उनका कि वुड को एक तरीके से बनाया जाए और फ्यूचर में मून और मार्स के ऊपर भी जब माना जा रहा है कि वहां पे कॉलोनाइज किया जाएगा, इन दोनों चीजों को, मून को भी कॉलोनाइज किया जाएगा, मार्स को भी कॉलोनाइज किया जाएगा, तो उस कॉलोनाइजेशन के अंदर में हमें ऐसी चीजें चाहिए जो कंबस्टिबल ज्यादा ना हो, प्लस में एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ज्यादा क्रिएट ना करें, यानी मेटल्स को हम यूज करना अवॉइड करेंगे। तो नेक्स्ट 50 ईयर्स में लोगों को लगता है, साइंटिस्ट को लगता है कि हम काफी ज्यादा एरिया में कॉलोनाइज कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे हमारे जो वुड के जैसी ही हमें चीजें यूज करनी पड़ेंगी, पोटेंशियली मेक इट रिन्यूएबल मटेरियल फॉर सस्टेनेबल स्पेस हैबिटेट। अब डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जो है हेल्थ के ऊपर भी कम पड़ेगा। बात करते हैं कि एनवायरमेंट बेनिफिट क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली हम एल्यूमिनियम को यूज नहीं कर रहे हैं तो री एंटर करते वक्त जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली बनता था और जो कि ओजोन को डिप्लीट करता था वो अब नहीं होगा। ग्रोइंग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेस एक्स की कंपनी जो स्टारलिंक है, उन्होंने स्टारलिंक ने 6500 एक्टिव सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं। तो फ्यूचर सैटेलाइट्स ही है, फ्यूचर में हमें इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे कि उससे हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, कुछ हद तक इंपैक्ट कम हो सकता है अगर हम वुड को यूज करेंगे। तो लिग्नोसेट पोटेंशियलिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो मग्नोलिया जो आपकी वुड है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम विच में प्रिवेंट हार्मफुल पॉल्यूटेंट व्हेन इट एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो उस मेटल्स के कंपैरेटिवली कम होगा। यूज ऑफ वुड कुड प्रोवाइड अ मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो कंपैरेटिवली इसमें कम होंगे।
री एंट्री करते वक्त जो हमारे एल्यूमिनियम में बायोडिग्रेडेबल्स जो नहीं बनते हैं, लेकिन वुड के अंदर में बायोडिग्रेडेबल बनेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है। और एटमॉस्फेयर जो डिग्रेडेशन है वो भी कम दिख रहा है। साइंटिफिक सपोर्ट फॉर द आइडिया, यानी मेगन एवरेट की अगर हम बात करें, जो कि नासा के डिप्टी चीफ साइंटिस्ट है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के, emphasized that the goal of LIGNOSAT is to demonstrate that wood can offer a more sustainable eco-friendly solution for space exploration and satellite technology। यानी इन्होंने भी माना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी माना है कि वुड एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है इसका, और ये एक नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है सैटेलाइट्स जिससे हम बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट जो इम्पैक्ट है उसको हम बचा सकते हैं, स्पेस डेब्रिस से बचा सकते हैं, और जो हमारे बढ़ते हुए सैटेलाइट्स हैं उसका जो टोटल ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस का आपके लिए लेकर आए हैं। लिग्नोसैट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड पैनल्ड सैटेलाइट, एम्स टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ यूजिंग timber as a sustainable material for space exploration, discuss the potential environmental benefits of using wood in space technology with particular reference to the challenge posed by the conventional satellite material and the growing issue of the space debris। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में ट्राई कीजिएगा। इस तरह के एनवायरमेंटल जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं, यूपीएससी ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आने के भी चांसेस है कि हम स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए या फिर एनवायरमेंटल हजार्ड जो सैटेलाइट से होते हैं उनको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स डाल रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स ला रहे हैं, वो जो हमारे जो सिस्टम्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम चहल एकेडमी लेकर आ रहे हैं, इसको देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।